हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हेड कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के सवाल। अभी रिसेंटली हमारे पास डिपार्टमेंट की तरफ से जो हेड कांस्टेबल, एसआई और कांस्टेबल के एग्जाम हुए थे, उनकी आंसर की रिलीज की जा चुकी है। तो इनसे मिलते जुलते अगर कोई सवाल फ्यूचर में पूछे जाएं तो उनमें कोई गलती ना हो, उसको मद्देनजर रखते हुए इस सेशन में हम जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन एक बार डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आईपीएल से रिलेटेड है। देखिए, आईपीएल 2022 इस बार टाटा ने स्पॉन्सर किया था और जोस बटलर को लेकर ये सवाल जो है वो पूछा गया है। जोस बटलर की मैं बात करूं तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी यही रहे, ठीक है। और आपको बता दूं कि ऑरेंज कैप होल्डर भी यही रहे, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वो भी जोस बटलर ही रहे। आपको यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट जो है वो क्या, कि हमारे पास ये पहले तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, गुजरात टाइटंस ने इस बार जो है वो चैंपियनशिप जीती थी। जो आईपीएल 2022 की चैंपियनशिप थी वो गुजरात टाइटंस ने जीती थी राजस्थान रॉयल्स को हराकर। लेकिन जो हमारे पास सबसे ज्यादा विकेट टेकर प्लेयर थे वो थे यादविंदर चहल, वो भी हमारे पास राजस्थान रॉयल्स से थे। तो आपको यहां पर याद रखना है, जोस बटलर भी राजस्थान रॉयल्स से थे, यादविंदर चहल भी राजस्थान रॉयल्स से थे। और यादविंदर चहल जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स ली थी हमारे पास। और इस बार जो आईपीएल हुआ था वो टाटा की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था, टाटा आईपीएल 2022। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, भारत ड्रोन फेस्टिवल 2022 कहां ऑर्गेनाइज किया गया। देखो, ड्रोन्स को लेकर पहले ही बहुत सारा कुछ हमारे पास देखने को मिल रहा था। ड्रोन्स के इंपोर्ट पर बैन लग चुका है, आप लोगों को पता होगा, ताकि इंडियन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ऊपर उठाया जा सके। तो उसको लेकर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, आपको पता होगा ज्यादातर चीजें प्रगति मैदान में लगती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ड्रोन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। और ड्रोन को लेकर मैं फिर से रिकॉल कर दूं कि जो ड्रोन इंपोर्ट है उसके ऊपर बैन लगाया जा चुका है गवर्नमेंट द्वारा, ताकि ड्रोन की प्रोडक्शन भारत में बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास पूछा गया है कि थीम ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। अब यहां पर देखिए, दो चार चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेकर यहां पर थीम पूछी गई है। तो थीम हमारे पास, आप याद रखिएगा बच्चों, थीम हमारे पास काफी हद तक बेस बेस किसके ऊपर थी हमारे पास, वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए गए थे। क्यों? क्योंकि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 है ये 3R बेस्ड था। 3R बेस्ड का मतलब रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। तो 3R बेस्ड सिस्टम था। लेकिन करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हाँ, जब आप स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट का जो अभियान है उसमें 3R बेस्ड सिस्टम की बात की गई है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। अच्छा, एक चीज और इसी स्वच्छ सर्वेक्षण में कहा गया था कि दो तरह के स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, येलो स्पोर्ट्स और रेड स्पोर्ट्स। बहुत जगह पे लोग क्या करते हैं, ओपन में यूरिनेशन करते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम जो है खराब होता है। तो इनको येलो स्पोर्ट्स का नाम दिया गया। और बहुत से लोग जो है गुटखा पान मसाला खाकर पब्लिक प्लेसेस पे थूकते हैं, तो उनको रेड स्पोर्ट्स के तौर पर आइडेंटिफाई करने की बात की गई है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इस चीज से रिलेटेड पता होने चाहिए। और आपको मैं ये फिर से बता दूं कि 3 आवर्स के ऊपर ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 बेस था। थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास आगे देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो आ जाता है वो है, इन विच ईयर 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चे, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि पास कब हुआ था। तो 2021 में पास हुआ था, 2022 में तो अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई ही नहीं। लास्ट अमेंडमेंट थी हमारे पास ये, जिसमें हमारे पास स्टेट्स को यहां पर पावर दी गई थी टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट, कि स्टेट्स जो हैं वो अपनी ओबीसी लिस्ट प्रिपेयर कर सकती हैं। ये पावर दी गई थी हमारे पास 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जिसमें हमारे पास आर्टिकल 342, आर्टिकल 342 में क्लॉज 3 ऐड किया गया, यानी आर्टिकल 342 के अंदर कुछ अमेंडमेंट की गई थी। ये भी आपको बता दूं 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। तो ये 2021 में हुई अमेंडमेंट थी। अब तक भारत का संविधान 105 बार ही अमेंड हुआ है, लास्ट अमेंडमेंट थी अभी तक के लिए, ठीक है, लेटेस्ट अमेंडमेंट। नेक्स्ट हमारे पास, इन विच ईयर इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड। अब देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, इसका आंसर भी 2021 ही है। तो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 में पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा। खास बात क्या थी, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था ये बिल। रीजन क्या था, रीजन समझिए। इसमें कहा गया था जो इलेक्टोरल रोल है, इलेक्टोरल रोल का मतलब जो लोग वोट करने वाले वोटर लिस्ट में आते हैं
उस इलेक्टोरल रोल को लिंक कर दिया जाए किसके साथ, आधार कार्ड के साथ। इलेक्टोरल रोल को किसके साथ लिंक कर दिया जाए, आधार कार्ड के साथ। इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट का कहना यह था कि जिससे जो फेक वोटर्स हैं उनके नाम हटाए जा सकेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, दो दो तीन तीन जगह से वोट बनवा के रखते हैं, मतलब कि जहां से उनका नेटिव प्लेस होगा वहां से भी वोट बनवा लेंगे, जहां एग्जिस्टिंगली रह रहे हैं वहां से भी वोट बनवा लेंगे। तो मल्टीपल जो रिपीटिशन है उसको भी कहीं ना कहीं एलिमिनेट किया जा सकेगा। जो वोटर लिस्ट में एक एक पर्सन के कई कई अलग अलग जगहों पे नाम है वो भी एलिमिनेट किया जा सकेगा, बोगस वोटर्स को हटाया जा सकेगा, और भी बहुत सारे फायदे यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यहां पर ये बिल पास किया गया था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 2021 में ये जो बिल है वो पास किया गया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हाँ जी, बहुत ही सिंपल सवाल, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमारे पास 3 मई को ऑब्जर्व किया गया। और आपको मैं ये बता दूं कि जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज इसकी थीम रही। थीम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में थीम को लेकर सवाल पूछा जा सकता है। तो जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज जो है वो इसकी थीम रही थी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्वाड। बेसिकली क्वाड की बात की जा रही है। तो क्वाड में आपको पता है कि कौन कौन से 4 कंट्रीज आते हैं। तो क्वाड में कुल 4 कंट्रीज आते हैं, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और ओलफ स्कॉलर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास जर्मन चांसलर है, ठीक है। ये हमारे पास कौन है, इज द जर्मन चांसलर। तो ये जर्मनी से है, तो जर्मन तो इसमें क्वाड का हिस्सा है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी है। जो बाइडन यूएस से, एंथनी एब्लेज जो है ऑस्ट्रेलिया से, फ्यूमियो कशीदा जापान से, ठीक है। इंडिया की तरफ से नरेंद्र मोदी। तो ऑल ऑफ स्कॉलर्स की जगह नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट हमारे पास जो है सवाल आ जाता है, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज द हाइट ऑफ, सॉरी, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। बहुत बार न्यूज में रहा ये हमारे पास रेलवे ब्रिज। इसकी जो हाइट थी वो थी 359 मीटर। चेनाब रिवर के ऊपर, आपको पता होगा ये बनाया था। किसने बनाया, एक और ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कोंकण रेलवे द्वारा ये बनाया गया। जी हाँ, ये भी याद रखिएगा, कोंकण रेलवे द्वारा ये ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया। और अपने आप में एक इंजीनियरिंग का एक मार्वलस आर्किटेक्चर है। कहा जा रहा है कि इस तरह से बनाया गया है कि अर्थक्वेक और छोटे माइनर बम ब्लास्ट को भी ये झेल सके। तो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग हमारे पास टेक्नोलॉजी के थ्रू और बहुत सारी मेहनत के बाद ये ब्रिज जो है वो बनाया जा सका, ठीक है। और आपको बता दूं कि स्टूडेंट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक बेसिकली कनेक्ट करेगा। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक के तहत बना है, और ये प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी है। 2022 में इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी डिक्लेयर किया गया था इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लोकेटेड इन राजस्थान। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टारगेट चल रहा है कि देश के हर जगह पर एक एम्स, हर राज्य को एक एम्स दिया जाए। अभी जैसे हाल ही के दिनों में आपको पता होगा कि हमारे पास हिमाचल में एम्स ओपन किया गया। हिमाचल में एम्स कहाँ ओपन किया गया है, तो ये बिलासपुर में ओपन किया गया है, ठीक है। एम्स जो है हिमाचल प्रदेश में, आपको बता दूं कि बिलासपुर में ओपन किया गया है, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पर सवाल पूछा गया है कि भाई हमारे पास राजस्थान का एम्स कहाँ है, तो ये है बच्चे जोधपुर में, ठीक है। राजस्थान का जो एम्स है वो जोधपुर में है। आपको मैं बता दूं कि आजादी के बाद जो पहला एम्स बना था वो दिल्ली में बना था, ठीक है। और इसको बनाने का क्रेडिट काफी हद तक किसको जाता है, राजकुमारी अमृत कौर जी को। याद रखिएगा, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। ये देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर जी ये देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर ये हमारे पास इंस्टीट्यूट खड़ा कराने में हेल्प की थी। 1956 में दिल्ली में पहला एम्स बनाया गया था, और अभी भारत में लगभग 19 एम्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। हाँ जी, क्लियर। अभी भारत में लगभग 19 एम्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई, ये सेशन में हमने कई बार बात की है कि एनडीआरआई जो है वो करनाल में है, बहुत ही फेमस है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। यहां पर वर्ल्ड का पहला बफेलो क्लोन तैयार किया गया था, वर्ल्ड फर्स्ट, आपको ये पता होना चाहिए, वर्ल्ड फर्स्ट बफेलो क्लोन जो है वो हमारे पास कहां तैयार किया गया था, बफेलो क्लोन हमारे पास तैयार किया गया था, वर्ल्ड का फर्स्ट बफेलो क्लोन। तो क्लोनिंग हुई थी ये हमारे पास एनडीआरआई करनाल में, जिसका नाम रखा गया था गरिमा, जिसका नाम हमारे पास क्या रखा गया था, गरिमा। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए, पेपर पॉइंट उससे रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट पहली आर्मी वुमेन कॉम्बैट एविएटर। ओके, तो आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन भी, ये न्यूज में थी, बिल्कुल ये चीज जो थी वो न्यूज में थी। हमारे पास ये पूछा गया था कि भाई किसने किया है, तो अभिलाषा बराक ये हरियाणा से हैं,
और इन्होंने अभी नासिक में जो हमारे पास कॉम्बैट एविएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहां से अपनी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट की, और उसके बाद ये पहली आर्मी वुमेन कॉम्बैट एविएटर हमारे पास डिक्लेयर की गई। तो आपको याद रखना है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल आपको देखने को मिलेगा नासिक महाराष्ट्र में, जहां से इन्होंने ये जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट की थी, और ये हरियाणा से हमारे पास बिलोंग करती है। नेक्स्ट हमारे पास द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई। देखो बच्चों, अंग्रेजों के टाइम पर भारत में बनने वाली सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1851 में हमारे पास ये संस्था जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, कोल डिपॉजिट्स को सर्च आउट करना रेलवेज के लिए। तो रेलवेज आपको पता होगा, रेलवेज जो है पैसेंजर ट्रेन जो है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चली थी। रेलवे उससे पहले भी भारत में चल रही थी, ठीक है। और स्टार्टिंग में रेलवे का काम क्या था कि जो स्टोन्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ग्रेनाइट को ट्रांसफर करना पैसेंजर्स के लिए। बाद में ट्रेन को चलाया गया, और ट्रेन को चलाने के लिए कोल डिपॉजिट की बहुत भारी आवश्यकता थी, तो इसलिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये काम जो है वो सौंपा गया 1851। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें, नेक्स्ट सवाल आ जाता है, इन विच ईयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल हाइड्रोजन मिशन। अब ये भी बहुत आसान सवाल है, 2021 में ही ये जो मिशन है वो लॉन्च किया गया। और आपको मैं बता दूं बच्चों कि बजट के दौरान ये मिशन लॉन्च किया गया था, और निर्मला सीतारमन ने अनाउंसमेंट की थी कि जो हमारे पास रेन्यूएबल एनर्जी है और जो हमारे पास हाइड्रोजन नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, उसके लिए वो 1500 करोड़ रुपए एलोकेट कर रही है कि इन दोनों को भारत में प्रमोट किया जा सके। तो उसके लिए 1500 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं। रेन्यूएबल एनर्जी प्लस नेशनल हाइड्रोजन मिशन दोनों के कुल मिलाकर 1500 करोड़। आपको एक और चीज बता दूं कि आजकल ग्रीन हाइड्रोजन की बहुत बात होती है। ग्रीन हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है कि इस तरह से हाइड्रोजन को हमारे पास प्रोड्यूस करना कि उससे एनवायरमेंट में कार्बन एमिशन ना हो। और आपको बता दूं कि हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल भी कहा जाता है, लाइटेस्ट गैस में से एक है विद एटॉमिक नंबर 1। हाँ जी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता ही होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 1। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से सीधा सीधा 2 सवाल पूछ लिए गए बच्चों, तो यानी कि आने वाले एग्जाम्स में आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों अच्छे से पढ़ने हैं। तो यहां पर इसी वजह से देखो, यहां पर सीधा सीधा सवाल पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये दोनों अच्छे से पढ़ के जाने हैं, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। देखो, इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को। कब प्रेजेंट किया जाता है? लास्ट वर्किंग डे ऑफ जनवरी, सॉरी, लास्ट वर्किंग डे ऑफ जनवरी को प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि बजट प्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू सी। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट में कितनी ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी, सवाल ये पूछा गया है। तो आपको बता दूं कि स्टूडेंट हमारे पास आंसर है ए, 15%। और एजाइल ग्रोथ की बात इसमें की थी इन्होंने कि एजाइल ग्रोथ रहेगी इंडिया में, और ये भी कहा था कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर चल आएगा, मतलब कि 2022 से 23, इसमें जो इंडिया की ग्रोथ रेट होगी वो भी आपको बता दूं, याद रख लेना, 8 to 8.5% रहेगी। इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए, दैट विल बी अराउंड, हाँ जी, प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 8 to 8.5% एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे ने ये हमारे पास कहा था। अगला क्वेश्चन भी इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन एस्टिमेटेड। हाँ जी, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास कितनी ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी? तो करेक्ट आंसर है 4.8%। हाँ जी, एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, तो यहां पर कहा गया है कि 4.8% जो है ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। हर सेक्टर को अलग अलग इकोनॉमी जो इकोनॉमिक सर्वे है वो कवर अप करता है एक्सटेंसिवली। और यहां पर आपको ये जरूर देखना है कि कौन सा ईयर मेंशन किया गया है, ठीक है। एक्सपेक्टेड है अगले साल के बारे में तो खैर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता। हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है मेनली लास्ट फाइनेंशियल जो गया उसमें एक्चुअल क्या डाटा रहा उसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करता है। और याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को प्रिपेयर कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है। हाँ जी, क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही सिंपल सवाल है, सिडबी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिडबी 1990 से हमारे पास एमएसएमई की हेल्प कर रहा है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की हेल्प कर रहा है। हेडक्वार्टर थोड़ा सा हमारे पास यूनिक है, लखनऊ में आपको ये हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमूमन हेडक्वार्टर आपको मुंबई दिल्ली में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो हेडक्वार्टर है वो थोड़ा अलग है क्योंकि ये आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। और एस रमनन जो है इसके करंट हमारे पास अगर हम बात करें चेयरमैन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल एक और आसान सवाल हमारे पास, ये कुछ आसान सवाल भी पूछे गए हैं यहाँ पर बिल्कुल। तो फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया कौन बनाता है? फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है?
बहुत से बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन रहती है टैक्स कलेक्शन और एक्सपेंडिचर को लेकर जो पॉलिसी होती है, मतलब कि पैसा कहां से आएगा और कहां खर्च किया जाएगा उसको लेकर पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी आपको पता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको बनाती है, ठीक है, आरबीआई नहीं बनाता। बहुत से बच्चों को लगता है आरबीआई फिजिकल पॉलिसी में कुछ नहीं करता। सॉरी, फिजिकल पॉलिसी में आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है। फिजिकल पॉलिसी हमारे पास क्लियरली एंड क्लियरली किसके द्वारा, हमारे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। और निर्मला सीतारमन इसके करंट फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास हाँ जी, एनी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बैंक इन द एक्सचेंज ऑफ लोन। हाँ जी, जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हो तो कोलेट्रल कुछ ना कुछ गिव ही रखते हो, हाँ जी क्लियर, तो उसको कोलेट्रल कहा जाता है। तो कोलेट्रल बिल्कुल सिंपल सी टर्म थी, बैंकिंग से रिलेटेड। तो बैंकिंग इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो वहां से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। और आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को हमारे पास कंट्रोल और रेगुलेट करता है, हम लोगों को पता है। आइडेंटिफाई द नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज, बहुत ही आसान सवाल है ज्योग्राफी का। काराकोरम, देखो काराकोरम जो है, अगर आपने पढ़ा हो, देखो आपको अपने सेशंस लगाए हो मेरे, तो उसमें मैंने बताया था कि K2 माउंटेन रेंज जो है, K2 माउंटेन रेंज इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक, सॉरी हाईएस्ट माउंटेन पीक है भारत की। कहां लाई करती है, हमारे पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, काराकोरम में। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो बिल्कुल नॉर्थ में चला गया, बाकी आप देखो बाकी ये रेंजेस इतनी नॉर्थ में नहीं है। तो ये इसको गॉडविन आस्टिन भी कहा जाता है, ये काराकोरम में लाई करता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया की हाईएस्ट पीक कंसीडर की जाती है। तो करेक्ट आंसर है मेरे पास ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट, फॉलोइंग हिल स्टेशन नोट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो करेक्ट आंसर है चक्राता, बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है उत्तराखंड का, बहुत ही फेमस हिल स्टेशन उत्तराखंड। बाकी चैल, कुफरी, शोगी, शोगी तो पता होगा, अगर आप शिमला वगैरह जाते हो तो रास्ते में आता है। कुफरी आपको पता है कि हमारे पास बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, तो हर कोई बता देगा। तो चैल भी है हमारे पास हिमाचल के फेवरेट हिल स्टेशन है, लेकिन चक्राता जो है वो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास कुल्लून माउंटेन रेंज, कुल्लून माउंटेन रेंज पिछले कई समय से हमारे पास न्यूज में है। तो कुल्लून माउंटेन रेंज को लेकर हमारे पास जो है सवाल पूछा गया था बच्चों। तो अगर मैं कुल्लून माउंटेन रेंज की बात करूं तो दैट इज इन चाइना। कुल्लून माउंटेन रेंज जो है वो हमारे पास कहां देखने को मिलेगी, चाइना में देखने को मिलेगी। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन एशिया कंसीडर की जाती है ये। तो कुल्लून माउंटेन रेंज इन चाइना, हाँ जी क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास करंट से आप कह सकते हैं रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के सेंसस को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। ऑल दो सेंसस आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि यूनियन टेरिटरी में लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट हाईएस्ट है। तो आपको बता दूं कि करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर स्टेट्स में पूछा गया होता तो स्टेट्स विद हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, स्टेट विद हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट केरला, ऑलमोस्ट 91% से ज्यादा। और स्टेट विद लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते, मैक्सिमम बच्चे बिहार आंसर करके आने थे, जो गलत है। मिनिमम जो लिटरेसी रेट विमेन में इन स्टेट्स वो राजस्थान है। राजस्थान में ऑलमोस्ट 52% वुमेन ही लिटरेट हैं। तो जो लोएस्ट है वो हमारे पास राजस्थान, हाईएस्ट जो है वो केरला इन केस ऑफ फीमेल लिटरेसी। और ये हम बात कर रहे हैं स्टेट्स की। अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, तो आपको मैंने बता दिया कि वो है लक्षद्वीप, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास सिख, ओके, जलियांवाला बाग को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। जलियांवाला बाग के बाद बहुत बड़े लेवल पर क्रिटिसिज्म झेलने को मिला अंग्रेजों को, तो उसके बाद हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया। ऑल्दो हंटर कमीशन ने जो हमारे पास ये सब हुआ उसको क्रिटिसाइज जरूर किया, लेकिन उस सब में कोई बात नहीं बन पाई। हंटर कमीशन ने लीपापोती करने का काम किया था। इस सब के बाद आपको पता है कि हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना जो नाइटहुड अवार्ड है वो रिटर्न कर दिया था। महात्मा गांधी जी ने अपना केसर हिंद टाइटल जो है वो रिटर्न कर दिया था। और जलियांवाला बाग जो है वो एक बदनाम हत्याकांड के रूप में हमारे पास आज भी ब्रिटिश के माथे पर एक कलंक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इसको हंटर कमीशन को डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। हंटर कमीशन को डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, ठीक है, इंक्वायरी कमेटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपसे सवाल पूछा जा सकता है, हाँ जी क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास सिख गुरुद्वारा एक्ट कब पास हुआ। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, 1925, ठीक है, सिंपल सा सवाल। सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में पास हुआ। फिर हमारे पास नेक्स्ट सवाल आ जाता है द सेंट्रल सिख म्यूजियम, ठीक है, ये हमारे पास कब बना,
1958 में सेंट्रल सिख म्यूजियम जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, चलिए नेक्स्ट, द पोयम खूनी वैसाखी हमारे पास किसने लिखी है? तो ये लिखी है नानक सिंह जी ने। तो ये एक बहुत ही फेमस हमारे पास पोयम थी, ठीक है, नानक सिंह जी की। आसान क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास द फेस्टिवल स्टार्टेड बाय गुरु गोविंद सिंह जी फॉर सिक्स, आपको पता होगा फेमस हमारे पास जिसमें मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात की जाती थी, वो गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया था, वो था होला मोहल्ला। तो आज भी सिख इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। होला मोहल्ला आज भी एक सिखों का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जो थ्रू आउट द इंडिया यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट सवाल। हाँ जी, तख्त ए अकबरी मॉन्यूमेंट आपको कहां पर देखने को मिलेगा? सो दैट इज इन गुरदासपुर। गुरदासपुर में आपको तख्त ए अकबरी जो है मॉन्यूमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है पूर्ण चंद वडाली। इनको 2005 में गवर्नमेंट ने, एक फेमस हमारे पास पर्सनालिटी है पंजाब की, इनको जो है वो पद्म विभूषण से हमारे पास सम्मानित किया था। पद्म विभूषण इनको अवार्ड जो है, सॉरी, पद्मश्री, माय अपोलॉजीज, पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड जो है उनसे सम्मानित इनको किया गया था। और ठीक है, वडाली ब्रदर्स आप लोगों ने सबने पता ही हो, सबको इसके बारे में पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, फॉलोइंग डांस फॉर्म्स ऑफ पंजाब इज एन एग्जांपल ऑफ मार्शल आर्ट। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन तो आई गेस हो ही नहीं सकता। गतका पंजाब का हमारे पास फेमस मार्शल आर्ट है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड अभी फेमस हो चुका है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट, हाँ जी, PGRKM की फुल फॉर्म यहां पर पूछी गई है। तो करेक्ट फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, दैट इज पंजाब घर घर रोजगार एंड कारोबार मिशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट, हाँ जी, विच स्टेट लॉन्च महात्मा गांधी सरबत विकास योजना। अब देखो, इससे आसान क्वेश्चन तो मेरे को नहीं लगता कोई और कोई पूछ सकता है। अपनी स्टेट का ही क्वेश्चन पूछा है, अब अगर दूसरी किसी स्टेट का क्वेश्चन पूछा तो मुश्किल होता। करेक्ट आंसर फिर से मेरे पास पंजाब स्टेट द्वारा ये हमारे पास जो है महात्मा गांधी जी के नाम पर ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी, सरबत विकास योजना। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ जी, डैम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। डैम देखो हमारे पास कौन सा डैम बनाया गया यहाँ पर, सूंक रिवर के ऊपर। तो सूंक रिवर हमारे पास उसके ऊपर डैम पूछा गया है, जयंती डैम, ठीक है। डैम्स को लेकर हमारे पास दो क्वेश्चन लगातार देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डैम को लेकर है हमारे पास। यूनिट्स आर देयर इन रंजीत सागर हाइड्रो। अब देखो ये डैम फेमस था तो इन्होंने यहाँ पर यूनिट्स पूछ ली, तो 4 यूनिट्स है इसमें। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम है तो 4 यूनिट्स टोटल इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, द विच रिवर सेपरेट्स द अपर बारी दोआब एंड द बीस्ट दोआब। दो क्वेश्चन यहाँ पर दोआब के बारे में क्वेश्चन, अपर बारी दोआब और बीस्ट दोआब को कौन सी हमारे पास जो रिवर है वो सेपरेट करती है? ब्यास रिवर। ब्यास रिवर हमारे पास इसको सेपरेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास द ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज रिलेटेड टू द माझा रीजन ऑफ पंजाब। अब देखो इससे आसान क्वेश्चन तो पंजाब वाले बच्चों को लिए और क्या होगा कि यहाँ पर आप ही के रीजन के बारे में सवाल जो है वो पूछ लिया गया। तो अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारण, ये माझा रीजन है हमारे पास। अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर और तरन तारण। ओके, क्लियर। तो माझा रीजन हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाँ जी, अब देखो सेंसस बच्चों हमारे पास यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन पंजाब इन 2011 इंक्रीज टू 895 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन 2011। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करूं तो 876। करेक्ट आंसर मेरे पास है 876 फीमेल्स पर 1000। तो यानी सेंसस अच्छे से पढ़ लेना, अभी तक पेपर देख के मुझे पता चला सेंसस अच्छे से पढ़ लेना, इकोनॉमिक सर्वे और बजट जरूर पढ़ लेना। हो सकता है अगले पेपर में बजट के बारे में क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। पंजाब जीके से क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब यहां पर सवाल पूछा गया है अमेंडेड द 50th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1984। तो आर्टिकल नंबर 33 जिसमें हमारे पास जो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की बात की गई थी। तो 1984 में 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने को मिली थी जिसने हमारे पास बदलाव किए थे इन द आर्टिकल नंबर 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास,
द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। भाई इससे आसान पॉलिटी का सवाल नहीं हो सकता। देखो अगर मैं बात करूं सिंगल सिटीजनशिप पे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, कंसेप्ट कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यूएसए से, और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड से। तो भाई सीधा सीधा सवाल था, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। और जब मैंने आपको स्ट्रेटजी सेशन कराया था, स्ट्रेटजी सेशन में मैंने बोल दिया था फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ लेना। स्ट्रेटजी सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे डला हुआ है, वहां पे मैंने बोला था स्पेशली कि फीचर्स अच्छे से पढ़ जाना, क्योंकि स्पेशली मेंशन किया गया है आपके पेपर के सिलेबस में। तो उसको अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैंने स्पेशली वहां पर मेंशन भी ये चीज की थी। ठीक है, अगर आप फिर भी नहीं पढ़ के गए तो ये फिर आपकी गलती है। चलिए जी नेक्स्ट सवाल हमारे पास। नेक्स्ट सवाल है बिल्कुल सिंपल। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फाइनेंस और स्टाफ कमेटी कौन चेयर कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो आगे चलकर देश के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब देखो यूनियन एग्जीक्यूटिव, अब देखो जो हमारे पास जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, वो हमारे पास रूलिंग पार्टी में होते हुए भी मतलब कि लाइक एक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहे, वो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, मतलब बीजेपी के प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर है जगत प्रकाश नड्डा। अब यहां पर डेट दी गई थी मई 2022। तो यहां पर आप देखिए कि एम वेंकैया नायडू भी रहेंगे हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट, राजनाथ सिंह हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरा करेक्ट आंसर जगत प्रकाश नड्डा बनता है। नेक्स्ट हमारे पास पंजाब से रिलेटेड एक और सवाल, हूं अमंग द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम पंजाब। ठीक है, तो हमारे पास आपको यहां पर पता चल जाएगा वो कौन है हमारे पास, संजीव अरोड़ा जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सवाल आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर है अमरपाल सिंह जी, अमरपाल सिंह करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी एज ऑफ मई 2022। तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अगर मैं बात करूं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। प्रफुल्ल पटेल जी जो हैं वो अभी दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव और साथ में लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहे हैं। लक्षद्वीप की कैपिटल याद रख लेना कवराटी, लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कवराटी। नेक्स्ट, हाँ जी, इन मार्च 2022 द स्टेट ऑफ असम। अब देखो स्टेट ऑफ असम ने हमारे पास यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, बेसिकली यहां पर पूछा गया है कि कब ये कौन सी स्टेट के साथ, तो मेघालय के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। आपको स्टूडेंट्स मैं यहां पर बताना चाहूंगा, मेघालय स्टेट के साथ काफी सालों से डिस्प्यूट था। असम का डिस्प्यूट क्यों था? एक्चुअली 1972 में मेघालय जो स्टेट बनी थी वो असम से अलग होकर बनी थी, तो इसके बीच में डिस्प्यूट जो है वो देखने को मिल रहा था। अब बॉर्डर डिस्प्यूट था जिसको अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरमीडिएट किया और असम और मेघालय ने वो डिस्प्यूट अभी रिजॉल्व कर लिया है ऑफ देयर 885 किलोमीटर बाउंड्री। हाँ जी क्लियर। तो मेघालय कार्व्ड आउट फ्रॉम असम इन द ईयर 1972। ओके, चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास ओके पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को लेकर सवाल, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। तो अगर मैं यहां पर बात करूं रविशंकर झा, करंट हमारे पास पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की स्पेशल चीज क्या है? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। भारत की दो हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, दोनों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उनकी बिल्डिंग जो शामिल है। और जो ये बिल्डिंग है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की, इसको पैलेस ऑफ जस्टिस कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, उसको पैलेस ऑफ जस्टिस कहा जाता है। और टोटल 85 जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो यहां पर रिकॉग्नाइज की गई है। 85 में से अगर मैं बात करूं जो 64 जज है, 64 जज हैं वो परमानेंट है, बाकी जो है वो हमारे पास एडिशनल तौर पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। हाँ जी, एनएलयू के बारे में क्वेश्चन है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। देखिए अभी भारत में एनएलयू को बनाने की बात चल रही है कि भारत में बहुत सारे एनएलयू एस्टेब्लिश किए जाए, हर स्टेट में एक एनएलयू हो। अब एनएलयू क्या होता है, जैसे आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए तो एनएलयू लॉ के लिए है और इसके लिए आपको क्लैट का एग्जाम हर साल देना पड़ता है। तो भारत के पहले एनएलयू को लेकर सवाल पूछा जा रहा है जो बैंगलोर में बना था। तो करेक्ट आंसर की बात करूं 1986 में, आपको बता दूं कि बैंगलोर में हमारे पास जो स्कूल था वो एस्टेब्लिश हुआ था। अभी एनएलयू की कैटेगरी में आता है। तो भारत में सबसे पुराना एनएलयू जो कंसीडर किया जाता है वो है बेंगलुरु। ठीक है, 1986 में। और ये हमने सेशन में जो करंट अफेयर का मेरा जनवरी मंथ का सेशन जो मैंने करंट अफेयर रिवाइज कराया था वहां पर मैंने मेंशन किया था कि भारत में टोटल कितने एनएलयूज है और भारत का पहला एनएलयू बेंगलुरु था, वो मैंने मेंशन किया हुआ, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर, ऑलरेडी यूट्यूब पे सेशन में वो चीज मेंशन है। तो
काफी सारी चीजें जो है बिल्कुल सिंपल है, सेशंस में कराई हुई हैं, और हमारे पेड बैचेस में ज्यादातर चीजों को कवर हमने किया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम चीजें कवर्ड ही है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन होगा जो बाहर से आया होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास पंचायती राज सिस्टम को लेकर कुछ स्टेटमेंट दी गई है। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायती राज सिस्टम इज कॉल्ड, जिला परिषद बिल्कुल सही है। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स ऑफिस लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सही है। इट इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब स्टेटमेंट जो है वो सही है। करेक्ट आंसर मेरे पास बनता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जितनी भी स्टेटमेंट पंचायती राज सिस्टम को लेकर दी गई हैं, ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है बच्चों वो सही है, इसीलिए मेरे पास जो करेक्ट आंसर यहां पर बन जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ जाता है, द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज सिस्टम इनॉग्रेटेड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। अब कहा गया था, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इन द नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। हाँ जी, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान पहला भारत का वो राज्य था, मतलब कि पहला वो एरिया था जहां पर पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी जी का बर्थडे था, 2 अक्टूबर को ये हमारे पास इंट्रोड्यूस किया गया। और एक चीज और मैं यहां पर बता दूं कि इसके बाद हमारे पास आंध्रा दूसरा स्टेट बना। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट हमारे पास राजस्थान था, और दूसरा स्टेट था आंध्र प्रदेश। तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ईयर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, पंचायती राज सिस्टम को लेकर 1992 में हमारे पास ये जो अमेंडमेंट थी वो की गई थी, जिसमें हमारे पास स्टेट्स को पावर दी गई पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश करने को लेकर। तो बहुत ही आसान पेपर था, अगर मैं बात करूं, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। सिंपल सी तैयारी, सिंपल से क्वेश्चन देखने को मिले। अगर आपने प्रॉपर तैयारी की होगी तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहूंगा कि आप कमेंट करके बताएं कि आपने आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।